Assalamualaikum. This is Usman Mirza. Welcome back to my channel. In this video, we will discuss PMDC MDCAT mock test number 3 फिजिक्स क्वेश्चन। और फिजिक्स क्वेश्चन के अंदर जो है 36 MCQs होते हैं और इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 3 है। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे इंडिविजुअल क्वेश्चंस ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो सके और आप MDCAT के अंदर अगर इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें और MDCAT को क्रैक कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस सेल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है वो होम ट्यूशन लेना चाहते हैं तो भी आप इस सेल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इस सेल नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? Question number one says two beam, one of red and other of blue light of the same intensity are incident on a metallic surface of to emit photoelectrons which emit photoelectrons of the greater energy. So दो हमारे पास बीम ऑफ लाइट्स हैं, एक जो है वो रेड कलर की है और एक जो है ब्लू कलर की है। और दोनों की इंटेंसिटी हमें बता दी है कि दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम है, जिसको हमने सेम मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करवाया है और उससे हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। यानी जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो जो हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है जब भी हमें जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे। हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। और दूसरी चीज़ हमें बताइए वो ये बात बताइए कि हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट है वो सेम है फॉर बोथ बीम ऑफ लाइट। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ग्रेटर एनर्जी किसकी होगी। अगर हम एनर्जी देखें यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही होती है या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये हमें बात मालूम है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड कर रही होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब हमारे पास इंसिडेंट लाइट जो है वो दो टाइप की हमें बताई गई है, एक जो है वो रेड कलर है और एक दूसरा जो है ब्लू कलर है। तो हमें ये बात मालूम है कि ये दोनों जो है वो विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं, विजिबल लाइट कहलाती हैं। विजिबल रीजन के अंदर जो है ये दोनों जो है कलर्स हमें मिल जाएंगे जिनकी रेंज जो है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, जिसको हमने भी किया हुआ है, कर लेना है। तो हमारे पास जो वी का मतलब होता है वो हो गया वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद आ जाएगा ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये हमारे पास आ गया ब्लू कलर और ये हमारे पास आ गया रेड कलर। तो जैसे जैसे हमारी जो है वो अगर हम यहाँ से मूव करते हैं इन दैट डायरेक्शन तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस रहेगी, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें हाईएस्ट मिलेगी, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। और यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो लोवेस्ट है क्योंकि इसकी जो है वेवलेंथ ग्रेटेस्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि 400 नैनोमीटर जो है वो हमारे पास किसकी होगी, वो वायलेट की होगी, या फिर हम ब्लू भी कह सकते हैं, वायलेट या फिर ब्लू। और उसके बाद 700 नैनोमीटर जो है वो हमारे पास ग्रेटर वेवलेंथ, तो वो रेड कलर की होगी। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें किसी ग्रेटर नज़र आ रही है, वो हमें ब्लू कलर की ग्रेटर नज़र आ रही है। तो क्योंकि ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू रेड कलर। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है या जो ग्रेटेस्ट एनर्जी है वो हमें ब्लू कलर की मिलेगी क्योंकि हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है। तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए, ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एन AC विद एन RMS वैल्यू ऑफ 4 एम्पियर। तो हमारे पास जो करंट है RMS करंट वो हमें कितना बताया है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। RMS करंट हमारे पास कितना है, 4 एम्पियर, हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, फ्लो इन अ सर्किट कंटेन 10 ओम रेजिस्टर, व्हाट इज अ पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो हमें पीक वैल्यू ऑफ द करंट बतानी है। पीक वैल्यू ऑफ द करंट, तो हमें RMS और पीक वैल्यू का रिलेशन मालूम होता है कि पीक वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज IRMS मल्टीप्लाई बाय √2 और √2 को 1.41 भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो 4 को मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया यानी 1.4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.66 एम्पियर, 5.66 एम्पियर, जो कि ऑप्शन बी में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल व्हाट हैपन टू इट्स मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर हमारी वेलोसिटी डबल हो जाए तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें बताइए। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लेट से ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हो गई है डबल, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई है, डबल हो गई है, उसका मास कांस्टेंट है, सिर्फ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डबल है, तो मोमेंटम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मोमेंटम का जो रिलेशन होता है वो हमें मालूम है कि मास इंटू वेलोसिटी। अगर हमारी वेलोसिटी डबल हो रही है इसका मतलब क्या है, हमारा मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, हमारा मोमेंटम भी 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का देखें तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 1/2 mv
डैश स्क्वायर। अब हम देखें कि हमारे पास वेलोसिटी वगैरह डबल करते हैं तो हमारे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 2v स्क्वायर। 2v स्क्वायर तो ये बन जाएगा 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो यही बात हमने बतानी है कि काइनेटिक एनर्जी अगर हमारी वेलोसिटी डबल हो रही है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मोमेंटम इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, जो कि ऑप्शन डी में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन एक्ट ऑन अ राइट एंगल टू ईच अदर। दो फोर्सेस हैं, एक का नाम हमने रख लिया F1 जिसको हमने बोल दिया 5 न्यूटन, और दूसरी फोर्स हमारे पास है 12 न्यूटन जिसको हमने बोल दिया F2 जो कि हमारे पास 12 न्यूटन है। और ये बात हमें बता दी है कि दोनों जो है एक दूसरे के राइट एंगल पे मौजूद है। राइट एंगल का मतलब है इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अगर राइट एंगल पे होते हैं तो हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, तो हम वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं और जो हमारे पास क्या बन जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, वरना पूरा रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हो, बट दिस इज शॉर्टकट मेथड, तो वो आसानी से आप अप्लाई कर लोगे। और यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं हम 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो बन जाएगा अंडर रूट 169, और 169 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 13। तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ गया 13 न्यूटन, जो कि ऑप्शन बी में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर बी मौजूद है। हमें वेक्टर मालूम करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है एज ऑफ बी एंड इट इज पैरेलल टू ए। हमें जो न्यू वेक्टर मालूम करना है, लेट्स से उसका नाम हमने रख लिया सी वेक्टर, और उसको हमने कैसे मालूम करना है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो एज ऑफ बी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो एज ऑफ बी, और जिसकी डायरेक्शन हमें किसके पैरेलल होनी चाहिए, डायरेक्शन मालूम जिसके पैरेलल होनी चाहिए वो है ए वेक्टर। तो बेसिकली ए वेक्टर की हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, और डायरेक्शन हम कैसे मालूम कर सकते हैं यूनिट वेक्टर की मदद से। तो यूनिट वेक्टर हम इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया, यानी हमारे पास डायरेक्शन आ गई, और ये मैग्नीट्यूड जो मैं बताया सेम एज ऑफ बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हमने मल्टीप्लाई कर लिया और आगे हमने ए यूनिट वेक्टर अप्लाई कर लिया फॉर अ वेक्टर ऑफ ए। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म हो गया यानी 24 और 7, इनका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 24 का स्क्वायर और हमने कर लिया 7 का स्क्वायर, हमारे पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब उसका हम क्या करना है, ए वेक्टर लिखना है आगे। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j हमारे पास ये ए वेक्टर आ गया, और नीचे उसका हमने मैग्नीट्यूड लिख लेना है, यानी अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर दिया। तो जब इसकी सिम्प्लिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 25, यानी हमारे पास अंडर रूट 625 आ जाएगा। 625 के बाद अगर हम उसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, और आगे हमने लिख लिया 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j, और नीचे जब मैं रूट निकालूंगा तो बन जाएगा 25, और 25 का जो मैं रूट निकालूंगा तो आ जाएगा 5। तो ये 5 को मैंने 25 से कैंसिल आउट कर लिया, तो यहाँ पर आ गया 5। इसका मतलब है 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है 4i प्लस 3j से। तो जब मैं 4i प्लस 3j से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 20i प्लस 15j। तो ये मेरे पास न्यू वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है सेम एज ऑफ बी है, और जिसकी डायरेक्शन क्या है एज ऑफ पैरेलल टू द वेक्टर ऑफ ए। तो हमने ये सी वेक्टर मालूम कर लिया जो कि ऑप्शन ए पे आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। बोला जा रहा है अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ अ चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज गॉट पुल्ड, यानी आपने चार्ज को कितने टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। द फोर्स एक्सर्ट बाय द पार्टिकल ऑन द सेम फील्ड विल बिकम, तो हमारे पास अब फोर्स कितनी होगी, तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने चार्ज जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज किया है, 4 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, और 4 टाइम्स को हम क्या बोलेंगे, कॉट पल्ट, यानी हमारे पास जो फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, जिसे हम बोल रहे हैं कॉट पल्ट। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। बोला जा रहा है इन एन ओपन पाइप व्हाट इज अ हार्मोनिक रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड हार्मोनिक। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसे हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं तो उसको हम शो कर सकते हैं एज f1, और अगर हमें किसी nth हार्मोनिक मालूम करना है, nth हार्मोनिक फॉर nth हार्मोनिक या nth फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप, तो उसके लिए हम जो रिलेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो क्या होता है fn इज इक्वल्स टू nf1। तो क्योंकि हमें सेकंड हार्मोनिक निकालना है तो f2 बन जाएगा 2f1। अब हमने क्या निकालना है, इन दोनों का रेशो कैलकुलेट करना है, तो हम रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, f1 डिवाइड बाय f2 कर देंगे, ऊपर f1 ही लिखेंगे और नीचे f2 की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 2f1 है, तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, f1 से f1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रेशो क्या आ रहा है 1:2 आ रहा है, 1:2 जो कि ऑप्शन ए में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या बोला जा रहा है, अ बॉडी इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज विद अ डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी। तो बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारे पास जो बॉडी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, और उसकी जो है एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन हमने कैसे निकाल ली, इसके लिए हमने राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर लिया और अपनी फिंगर को प्लेस कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ
इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग बॉडी, तो हमारी जो थंब है वो इंडिकेट कर रहा होगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये चीज़ आप अप्लाई करके चेक भी कर सकते हो कि अपने फिंगर्स को आपने कर्ल कर लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग बॉडी, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और आपका जो थंब है वो इंडिकेट कर रहा होगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इस वक्त डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन आपको कैसे नजर आ रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में नजर आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में नजर आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन भी आप कह सकते हो। अब क्या हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, जैसे हमारे पास ये सिनेरियो है, तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करिए तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, और इसको हम क्या बोलेंगे? इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, या जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है, इनटू द प्लेन। तो हमें डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना था। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन हमने कैसे निकाल ली? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो क्योंकि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन थी, आउट ऑफ द प्लेन थी, तो ये बन जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जो कि ऑप्शन ए में आपको सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है starting with the same initial condition, an ideal gas expand from volume V1 to V2 in three different ways. The burden by the gas W1 W1 if the process is purely isothermal। तो isothermal के लिए जो हमने इस्तेमाल करना है वर्डन वो है हमारे पास W1। तो अपने समझने के लिए यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास ये आ गया आइसोथर्मल। W2 हमने किस लिए इस्तेमाल करना है? फॉर आइसोबैरिक, और W3 हमने इस्तेमाल करना है फॉर आइडियाबैटिक। के लिए हमने क्या इस्तेमाल कर लेना है? W3 इस्तेमाल कर लेना है। अगर हम देखें पीवी ग्राफ तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारे पास जो आइसोबैरिक है उसके अंदर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। ये W2 का ग्राफ नजर आ रहा है, ये W2 का हमारे पास ग्राफ आ गया, ये हमारे पास W2 का ग्राफ आ गया, क्योंकि हमने वॉल्यूम को है वो हमने एक पर्टिकुलर कंडीशंस पर रखना है V1 से V2 पर, और एक्सपेंड करने के बाद हमें देखना है कि हमारे पास जो है वो किसमें वर्डन ग्रेटर होगा, ये हमें कंडीशन बतानी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें इस तरह से इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें तो हमारे पास ये पहला वाली कंडीशन बताई जा रही है, जो कि ये जो हमारे पास ये वाला ग्राफ W2 जो है वो आइसोबैरिक का ग्राफ आ गया, और ये वाला जो ग्राफ मुझे नजर आ रहा है वो कौन सा ग्राफ नजर आ रहा है? आइसोथर्मल का होता है, क्योंकि इसका जो है वो लेस स्टीपर ग्राफ बनता है। इसका लेस स्टीपर ग्राफ होता है जिसके अंदर हम जो है वो ऑयल लॉ अवे कर रहे होते हैं कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जैसे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है, आपको नजर आ रहा है, और ये हमारे पास आ गया आइसोथर्मल का ग्राफ। फिर हमारे पास जो है वो रैपिड प्रोसेस होता है, और रैपिड प्रोसेस के अंदर हमारे पास इस तरह से एक कर्व बनता है, इस तरह का हमारे पास एक जो है वो रैपिड प्रोसेस बनता है, जिसके अंदर हम जो है ये हमारे पास जो है वो एडियाबैटिक का ग्राफ नजर आ रहा है। अगर हम देखें कि हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व है वो किस में ग्रेटर नजर आ रहा है, अगर हम देखें जो शेडेड एरिया है हमारे पास, जो मैं राइट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो ये पूरा एरिया हमें नजर आ रहा है, जो कि किसके लिए है? जो कि हमारे पास आइसोबैरिक के लिए, जो कि हमारे पास आइसोबैरिक के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ग्रेटर है आइसोबैरिक का, तो इसका जो वर्डन है वो भी ग्रेटर होगा, तो हम बोलेंगे कि W2 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट वर्डन प्रोड्यूस कर रहा होगा। उसके बाद देखें एरिया अंडर द कर्व जो है वो आइसोथर्मल का हमें नजर आ रहा है, उसके बाद हमारे पास आइसोथर्मल का नजर आ रहा है, तो उसके बाद हम आइसोथर्मल का कह सकते हैं। और सबसे जो लेस हमें एरिया नजर आ रहा है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द आइडियाबैटिक ग्राफ, वो सबसे हमें लेस नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि आइडियाबैटिक का ग्राफ, आइडियाबैटिक का जो हमारे पास एरिया है वो सिर्फ इतना सा हमें नजर आ रहा है, और आइसोथर्मल का उससे ग्रेटर नजर आ रहा है। तो आइसोथर्मल का जो है वो आइसोबैरिक से कम होगा और आइडियाबैटिक से ज़्यादा होगा, तो हम W1 यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, और सबसे लेस हमारे पास W3 का नजर आ रहा है, तो इसलिए W3 लिख देंगे। और ये वाला ऑप्शन मुझे ऑप्शन ए में सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन अ फोटो सेल इज मेजर्ड यूजिंग अ लाइट ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी f। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनता है वो हमें बताया जा रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन होता है, बट स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ओरिजिन से नहीं बनेगा, बल्कि हमारे पास कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें नजर आ रहा होता है। तो उस ग्राफ को हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारे पास आगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो लेट्स से हमारे पास इस मेटल सरफेस का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ये, लेट्स से हम ये मान लेते हैं, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर हमारी जो इनिशियल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो पहुंच जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास फोटो इमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज होती रहेगी, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती जाएगी। अब हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास इसका स्लोप अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या इसका स्लोप क्या आएगा? उसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमें कहता है कि एनर्जी बराबर होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बनाना है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे मौजूद है, और हमारे पास क्या बन जाएगा? ई माइनस वर्क फंक्शन। ई को हम लिख सकते हैं HF, क्योंकि हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग एनर्जी बराबर होता है प्लांक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास आ गया वर्क फंक्शन, ये हमारे पास आ गया वर्क फंक्शन। अब ये हमारे पास प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है, जिसको हम कह सकते हैं y = mx + c, y = mx + c। तो y की जगह पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, जो कि हमें रिक्वायर्ड था, और हमें m की जगह पर क्या नजर आ रहा है? m की जगह पर हमें प्लांक्स कांस्टेंट नजर आ रहा है, और x जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि फ्रीक्वेंसी है।
क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास जो स्लोप आ रहा है वो हमें h नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो हमारे पास h यानी प्लांक्स कांस्टेंट बनेगा। प्लांक्स कांस्टेंट बन जाएगा, इस लाइन का जो स्लोप है हमारे पास आ जाएगा प्लांक्स कांस्टेंट, या y अपॉन x से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये बता तरीका ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ भी आ जाए। तो इस तरह से हमने इसका स्लोप भी कैलकुलेट कर लिया, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी इक्वल्स टू प्लांक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स आर 17 एंड 7 यूनिट्स। तो मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बता दिए। तो मैक्सिमम हमारे पास कितना है 17 यूनिट है, और जो मिनिमम रिजल्टेंट हमें बताया वो कितना बताया है 7 यूनिट्स बता दिया। जब टू वेक्टर्स आर प्लेस आर राइट एंगल, तो दो वेक्टर्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यानी दो वेक्टर्स जो हम कैलकुलेट करेंगे उनका हमें रिजल्टेंट भी कैलकुलेट करके बताना है कि क्या आएगा। तो जो मैक्सिमम रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो वेक्टर्स को हम एड अप करके, यानी दो वेक्टर सिमिलर डायरेक्शंस में होते हैं और उन्हें एड अप कर लेते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम आ जाता है। और मिनिमम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब दो वेक्टर्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो या एंटी पैरेलल हो, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं f1 माइनस f2 यानी इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और इन दोनों इक्वेशंस को हम सिम्प्लीफाई करें यानी f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 17, और अगर हम f1 माइनस f2 इज इक्वल्स टू 7 करें और इनकी एडिशन कर लें, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 2f1 बन जाएगा और 2f1 हमारे पास आ जाएगा 24 के। तो f1 हमारे पास कितना आ जाएगा, f1 हमारे पास आ जाएगा 12 न्यूटन। अब यहाँ से अगर हम f2 कैलकुलेट करते हैं तो f2 हमारे पास क्या आ जाएगा, f1 में से हमने 7 को माइनस करना होगा, या 17 माइनस f1 भी कर सकते हैं। तो 7 f1 हमारे पास क्या, 17 माइनस f1 कर लेते हैं, तो 17 हमारे पास आ गया और f1 हमारे पास आ गया 12, तो हमारे पास f2 आ जाएगा कितना, f2 हमारे पास आ गया 5 न्यूटन, 5 न्यूटन आ गया। अब हमें क्या बोला जा रहा था कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स आ जाएंगे, दो वेक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, दो वेक्टर्स आर प्लेस आर राइट एंगल टू ईच अदर। हमने क्या करना है, अब इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल है तो हम इनका रिजल्टेंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर करके, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर करके, यानी हम 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 12 का स्क्वायर 144 और 25 जो उनको एड अप करेंगे तो 169, और 169 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 न्यूटन। इसका मतलब है हमारे पास जो रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 न्यूटन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस व्हेन इट इमिट्स अ बीटा नेगेटिव पार्टिकल। तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल का प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है, जो हमारे पास जो न्यूट्रॉन है इन द न्यूक्लियस वो ब्रेक डाउन हो जाए किसके अंदर, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो हमें मिल रहा होता है वो बेसिकली क्या चीज़ है, बीटा नेगेटिव डिके। बीटा नेगेटिव डिके जो हमारे पास इमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव डिके, इसका मतलब उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा होगा। और ये जो प्रोटॉन है वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एडअप हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर एडअप हो जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को ऐड करते हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। और एटॉमिक नंबर इंक्रीज कितना हो रहा है, अगर हमारे पास एक बीटा इमिशन हो रही है तो उसमें हम एक ही प्रोटॉन को ऐड कर रहे हैं, यानी हमारा इंक्रीज हो रहा है, जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है बाय फैक्टर ऑफ 1 हर बार। अगर हमारा बीटा इमिशन होता है तो हमारा हर बार जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ 1, कह सकते हैं इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अ सेल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3 एंड 5 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर विल बी। तो हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ यानी जिसके वोल्टेज हमें बता दिए हैं, बैटरी वोल्टेज जो कितने हैं 2 वोल्ट है, और उसके साथ उस यानी उस सेल के साथ हमारे पास 3 रेजिस्टर अटैच हुए हैं। और किस तरह अटैच हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच हुए हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मुझे इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इन तीनों रेजिस्टर को ऐड अप कर दूंगा, यानी 2, 3 और 5 को मैंने ऐड अप कर लिया, तो टोटल रेजिस्टेंस मुझे मिल गई कितनी 10 ओम्स। अब मुझे क्या मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर निकालने के लिए मैं सर्किट का करंट मालूम कर लूंगा, क्योंकि वो सीरीज में लगे हुए हैं तो करंट सेम रहेगा। फिर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो करंट मालूम करने के लिए मुझे टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस मालूम हो चुकी है, तो टोटल मेरे पास कितना आ गया, टोटल बैटरी वोल्टेज मेरे पास 2 है और हमारे पास इक्विवेलेंट 10 आ गया, तो इसको मैंने कैंसिल आउट कर लिया, जो कि मेरे पास आ गया 1/5 एम्पियर मेरे पास क्या आ गया टोटल करंट इन द सर्किट। अब मुझे मालूम क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर कैलकुलेट करना है। 5 ओम रेजिस्टर मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके लिए मुझे मालूम होना चाहिए करंट और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो करंट मेरे पास कितना आया, क्योंकि मेरे पास सीरीज सर्किट है तो करंट सेम रहेगा 1/5, और रेजिस्टेंस कितनी है 5 है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ, 5 से 5 कैंसिल आउट कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर विल बी 1 वोल्ट, क्योंकि मुझे ऑप्शन बी में सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। बोला जा रहा है, 2 लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर if equal current flows through two conductor in opposite direction। अगर दोनों पैरेलल कंडक्टर्स हैं, लेट्स से दोनों की डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ऑपोजिट है, जैसे सवाल के अंदर बताया, पर दोनों के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो
इक्वल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर दोनों वायर को आपने प्लेस किया है एक दूसरे के करीब, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो आप क्या करोगे, हमेशा रिपल ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल ईच अदर कर रहे होंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। यानी जो हमारे पास फोर्स जनरेट हो रही होगी वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, वो दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर सिमिलर डायरेक्शन में होते हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इस चीज़ को आप मेमोराइज भी कर सकते हो कि अगर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन आ जाए, अपोजिट डायरेक्शन आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जो दो कंडक्टर्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, रिपल ईच अदर कर रहे होंगे। और अगर सिमिलर डायरेक्शन में आएंगे और करंट का मैग्नीट्यूड भी सिमिलर होगा, जैसे नॉर्मली आपको बोला भी जाएगा, तो उसमें क्या होगा, मूव टुवर्ड ईच अदर, मूव टुवर्ड ईच अदर, यानी अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन, तो इसको आप मेमोराइज भी कर सकते हो, और इसकी थ्योरी भी है, इसको हम फर्दर बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेटालिक वायर इनिशियली हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। एक वायर की रेजिस्टेंस हमें बता दी है कि वो कितनी है, 12 ओम है, 12 ओम है। इफ इट इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली अंटिल इट्स लेंथ बिकम 4 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हमारे पास 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई, वाइल द वॉल्यूम रिमेन द कांस्टेंट। वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या है, हमारे पास जो एरिया है वो चेंज हो सकता है। अगर लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो एरिया 4 टाइम्स रिड्यूस होगा, ताकि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहे। तो ये बात हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो एरिया है वो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। अब हमें न्यू रेजिस्टेंस बतानी है कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी। तो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो क्या होगा, रो एल डैश डिवाइड बाय ए डैश। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का रिलेशन आ गया, और हमें मालूम है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी तो हमारे पास जो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं उसको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा 4L, यहाँ पर आ जाएगा A डिवाइड बाय 4। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 इंटू रॉ L डिवाइड बाय ए। अब 16 रॉ L डिवाइड बाय ए जो हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगी, और प्रीवियस रेजिस्टेंस हमें बता दी है कि वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो हमने 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 192 ओम्स। यानी जो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस आएगी आफ्टर इंक्रीजिंग द लेंथ, ओरिजिनल लेंथ बाय फैक्टर ऑफ 4, तो हमारी न्यू रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी बाय 192। 192 वाला ऑप्शन आपको ऑप्शन डी में सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड अ कंडक्टिंग कॉइल कनेक्टेड टू अ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट है, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, क्लोज सर्किट कवर्ड होना जरूरी है। और हमारे पास कंडीशन क्या बताई जा रही है कि हमारे पास जो साउथ पोल है बार मैग्नेट का वो क्या कंडक्टिंग कॉइल की तरफ मूव कर रहा है। तो हमारे पास सिनेरियो ये वाला है, ये वाला सिनेरियो बताया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे पास जो साउथ पोल है वो क्या मूव कर रहा है, कंडक्टिंग कॉइल की तरफ मूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द फेस ऑफ द कॉइल नियरेस्ट द अप्रोचिंग मैग्नेट बिकम। तो देखें जब हम साउथ पोल को कंडक्टिंग लूप के अंदर प्लेस कर रहे होंगे, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं इसके अंदर, उसको रिपेल कर रहा होगा। और रिपेल करने के लिए यहाँ पर कौन सा पोल बनना चाहिए, यहाँ पर भी साउथ पोल को बनना जरूरी है। और साउथ पोल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, जैसे आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करेगा, ताकि यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट हो जाए, फेस ऑफ दी कॉइल की तरफ जो पोल जनरेट हो वो कौन सा पोल जनरेट हो, साउथ पोल जनरेट हो, ताकि वो इस साउथ पोल को रिपेल करें और इसको बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर रहा होगा, और हमारे पास लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज होने नहीं देगा, और चेंज होने उस वक्त नहीं देगा जब यहाँ पर साउथ पोल जनरेट होगा। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी इसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको आप राइट हैंड रूल की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर साउथ पोल केस, नॉर्थ पोल वाला केस आता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, और यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होना चाहिए था, नॉर्थ पोल जनरेट होना चाहिए था। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही, तो इसका अपोजिट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट होनी चाहिए थी। तो खैर इस सवाल का आंसर हमें क्या मिलना चाहिए था, यानी अगर मैं साउथ पोल को बाहर किसी भी कंडक्टिंग लूप के करीब लेके जाता हूँ, तो मेरे पास जो फेस ऑफ द कॉइल नियरेस्ट द अप्रोचिंग मैग्नेट होगा वो कैसा बन जाएगा, साउथ पोल ही बनना चाहिए, ताकि वो उसको रिपेल कर सके, ताकि वो उसको अपोज कर सके। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अ सीलिंग फैन रोटेट एट 180 आरपीएम, इट्स एंगुलर स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। तो हमारे पास जो हमारे पास एंगुलर स्पीड गिवन है वो आरपीएम यानी रेवोल्यूशन पर मिनट के अंदर गिवन है, इसे हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 180 रेवोल्यूशन पर मिनट हमें गिवन है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर सेकंड में। तो हमें बात मालूम है कि एक रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास 2 पाई रेडियंस होंगे, और मिनट है तो हम उसको सेकंड में तब्दील कर लेंगे। तो हमने कैंसिलेशन कर ली, यानी हमारे पास 61 था, 63 था। तो एंगुलर स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 पाई रेडियन पर सेकंड, 6 पाई रेडियन पर सेकंड, जो कि ऑप्शन ए में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग अ सिंगल डायोड व्हिच आउटपुट इज ऑब्टेन अक्रॉस द लोड। तो हमें लोड के अक्रॉस क्या आउटपुट मिल रहा होगा।
तो हमारे पास इस तरह का वो सर्किट है और उसके बाद हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास जो है सिंगल डायोड है यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है और इस तरह हमारे पास एक वेव फॉर्म जो है वो मूव कर रही है। अगर पॉजिटिव वेव फॉर्म अप्लाई करोगे यहाँ पर तो हमारे पास जो है वो जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और हमारे पास लोड के अक्रॉस इस तरह से जो हमारे पास इनपुट सिग्नल है वो अचीव हो जाएगा। और जब हम नेगेटिव सिग्नल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जो एनोड है वो लोअर पोटेंशियल पर आ जाएगा और कैथोड जो है वो हायर पोटेंशियल पर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा रिवर्स बायस। नेगेटिव पर हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव पर हमारे पास बन जाएगा रिवर्स बायस। नेगेटिव अगर हम सिग्नल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस में हमारे पास कुछ भी इसके अक्रॉस यहाँ पर क्योंकि वोल्टेज नहीं आएंगे यानी करंट भी फ्लो नहीं करा हुआ इस रजिस्टर के अक्रॉस, तो हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस तरह पर आपके पास जो साइकिल अगर नेक्स्ट साइकिल आएगी तो उसके अंदर फिर सेम रिपीटेशन होगी। तो हम ये कह सकते हैं द आउटपुट ऑब्टेन अक्रॉस द लोड विल बी पल्सेटिंग डीसी आउटपुट ओनली फॉर द हाफ साइकिल। हमें हाफ साइकिल पर आउटपुट मिल रहा होगा, हाफ साइकिल पर आउटपुट मिल रहा होगा और हाफ साइकिल पर आउटपुट नहीं मिलेगा, नेगेटिव साइकिल पर आउटपुट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव साइकिल पर सिर्फ आउटपुट मिल रहा होगा। जो हमने डायोड की डायरेक्शन अप्लाई की हुई है यहाँ पर, जो हमने डायोड अप्लाई किया हुआ इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल मिल रही होगी। तो हमें कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ हाफ साइकिल मिलेगी और नेगेटिव साइकिल पर हमारे पास जो है डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है साइक्लिस्ट मूव at a uniform speed on a circular track of radius 3 meter, complete one full round in 6 seconds. What is the magnitude of cyclist centripetal acceleration? तो हमारे पास रेडियस मौजूद है, हमारे पास टाइम मौजूद है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। हमारे पास v स्क्वायर डिवाइड बाय r। r हमें गिवन है, v मालूम नहीं है तो v हम कैसे निकालेंगे। v हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई r अपॉन टी। 2 पाई r अपॉन टी करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पाई r अपॉन टी करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये v आ जाएगा। 2 पाई r की वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 और t हमारे पास कितना है, 6। तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी 2 पाई r डिवाइड बाई टी। तो इसको हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हमें इसका स्क्वायर भी करना है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 6 और 6 नीचे डिवाइड कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया v और v हमारे पास कितना आ गया, पाई मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारे पास जो है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन था। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए हमने 2 पाई मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास रेडियस हमारे पास 3 गिवन था और टाइम हमें कितना गिवन था, 6। तो हमने वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया यानी 6 डिवाइड बाय 6, तो हमारे पास सिर्फ आ गया पाई। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे यानी लिख देंगे पाई स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस हमारे पास 3 है। तो हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितनी आ गई, पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन ए में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है आ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द लूप। तो देखिए हमारे पास जो कंडक्टिंग लूप है इसकी वेलोसिटी क्या है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया आपस में कैसे नजर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंडक्टिंग लूप की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, बट नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डायरेक्शन ऑफ कंडक्टिंग लूप के पैरेलल है। और डायरेक्शन ऑफ कंडक्टिंग लूप के पैरेलल है यानी एक दूसरे के पैरेलल दोनों मूव कर रहे हैं। जब दो एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स में यानी फ्लक्स लिंकेज में फ्लक्स लिंकेज जीरो हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस करंट भी जीरो हो जाएगा और हम बोल देंगे द इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द लूप विल बी जीरो, क्योंकि हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो तो इंड्यूस ईएमएफ विल बी जीरो इन द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर वेयर द पाइप नैरो द वाटर प्रेशर विल बी। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप था जिसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा था। तो हमने क्या किया, पाइप का जो एरिया है उसको मैंने रिड्यूस कर दिया, पाइप के एरिया को मैंने क्या कर लिया, रिड्यूस कर दिया, पाइप के एरिया को मैंने रिड्यूस कर दिया। तो उससे हमारे पास प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर मैं एरिया को क्या कर दूं, नैरो कर दूं यानी रिड्यूस कर दूं, नैरो कर दूं या फिर रिड्यूस कर दूं, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वेलोसिटी फ्लोस ऑफ द फ्लूइड वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यानी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या कर जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीज कर जाएगी यानी वेलोसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीज कर जाएगी। और अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन प्रेशर and velocity are inversely proportional, velocity and pressure and velocity are inversely proportional according to Bernoulli's principle,
अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल वेलोसिटी अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर फ्लोज थ्रू द पाइप विल बी डिक्रीज। तो ऑप्शन इसमें सी आपको सही नजर आ रहा है कि वो जब प्रेशर आपने एरिया नैरो कर दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होने से प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी। An object is moving along a circular path with constant speed, which statement regarding angular acceleration is true? तो angular acceleration हम जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का होना जरूरी है। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कब प्रोड्यूस होगी? जब हमारे पास स्पीड चेंज हो रही होगी। तो इस सवाल के अंदर बोला गया है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड इसका मतलब है मैग्नीट्यूड क्या है, वो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ यानी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं हो रही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। तो हम ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू कर देंगे, इट इज जीरो बिकॉज इट हैज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है? जब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा हो, यानी स्पीड चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट स्पीड ना हो तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होगी तो फिर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी मौजूद होगी। इस बार हमारे पास क्या है, हमारे पास क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, उसका रीजन मैंने आपको बताया क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो फिर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगी।